10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स देखते हैं पहले कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। टेस्ट हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड कैसे होते हैं, सो इन टेस्ट। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर के बेस पर यदि मैथिल ऑरेंज होता है, 3 कॉमन इंडिकेटर थे हमारे, मैथिल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन एंड लिटमस। तो एसिड जो होते हैं वो मैथिल ऑरेंज को जब आप एसिड में डालते हैं तो वो रेडिश ब्राउन या फिर किसी किसी बुक में पिंक कलर को भी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, या फिर येलो। और फिनोल्फथलीन जो होते हैं, फिनोल्फथलीन कलरलेस ही होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में और एसिडिक सॉल्यूशन में। तो जब किसी एसिड में इंडिकेटर को डाला जाएगा, इन 3 इंडिकेटर को, तो मैथिल ऑरेंज जो होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का, या किसी सॉल्यूशन किसी एसिड में पिंक कलर का, या किसी एसिड में येलो कलर का होगा। और लिटमस पेपर के लिए मैंने आपको एक कोड बताया था, ABR मींस एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम इसकी देखते हैं। तो एसिड जो होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो आयन को प्रोड्यूस करता है। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हो जाती है और क्यों होती है। फोर्थ पॉइंट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट एसिड जो होते हैं, इनमें से कुछ एसिड जो होते हैं वो सम आर सॉलिड while other are in liquid form। कुछ इनमें से सॉलिड होते हैं, बाकी सारे किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो क्या क्या है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है या बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड मार्केट में भी मिलता है, देखा होगा आपने, घरों में भी रहता है। तो ऑक्सैलिक एसिड जो कि टोमेटो में होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH, या इसको ऐसे भी लिखते हैं C2H2O4। तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3, ये भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और बाकी जो होते हैं जैसे कि H2SO4, HNO3 है, CS3COOH एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये सब किस फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये दोनों जो है किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ETC। इसके बाद आप ETC लिख लीजिए। फिर अब हम इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी देखते हैं, बेस की देखते हैं। बेस जो होते हैं इसमें वही, इसका यदि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बेस जो होती है ये बिटर इन टेस्ट होती है, सोपी टच होती है, बिटर इन टेस्ट। और फीलिंग में कैसी होती है, सोपी टच। इंडिकेटर यदि मैथिल ऑरेंज में देखें तो मैथिल ऑरेंज ऑरेंज ही रहता है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में, मैथिल ऑरेंज को आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे या फिर बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ऑरेंज कलर का ही रहता है। फिनोल्फथलीन को यदि आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो किस कलर को प्रोड्यूस करता है, पिंक कलर को प्रोड्यूस करता है। और लिटमस पेपर जो है, यदि आप इसमें रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसका कोड क्या बताया था, BRB, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए, ये दोनों ही आयन फॉर्म करते हैं। हम अभी देखेंगे कैसे आयन फॉर्म करते हैं।
इसीलिए ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेस जो है वो जनरली किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं जनरली, ठीक है। इसके बाद हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमें एसिड कैसे रिएक्ट होता है अदर केमिकल के साथ ये देखना है। उसमें जो हमने कुछ सिलेक्टेड केमिकल लिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो है कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, बेस मेटेलिक ऑक्साइड, सल्फाइड बाइसल्फाइड और सल्फाइड्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एसिड जो है वो किसी मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, तो देखिए इसमें यदि आप किसी भी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हमेशा किसको प्रोड्यूस करता है, H2 गैस को लिबरेट करता है। तो यदि ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा किसको लिबरेट करेगा, H2 गैस को वो लिबरेट करेगा। और साथ में क्या बनता है, इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने लिया सोडियम, इस पर हमने करवाया डाइल्यूट HCl को डाला। जैसे हमने सोडियम मेटल लिया उस पर हमने डाइल्यूट HCl को डाला, तो डालने पर यहाँ पर इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या बनेगा, देखिए ये HCl है तो यहाँ से दो आयंस बनेंगे, ठीक है। तो ये प्लस के फॉर्म में आएगा, मेटल है, Na प्लस के फॉर्म में आएगा, ये Cl के साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेगा, NaCl बनाएगा, इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट। और साथ में यहाँ से ये क्या H प्लस क्या किस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, H2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। सपोज जैसे हमने कोई दूसरी मेटल लिया, जैसे हमने लिया J, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई H2SO4 डाइल्यूट, तो यहाँ पर इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या बनेगा, ZnSO4, और कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। देखिए यहाँ से दो आयन बनेंगे, H प्लस 2H प्लस और SO4 2 माइनस आयन, और यहाँ से ये Zn 2 प्लस आयन बनेंगे, तो ये Zn 2 प्लस और SO4 2 माइनस मिलकर क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, ठीक है। और H2 गैस को वो लिबरेट कर देगा। तो जैसे सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, छोटा सा टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर हमने जिंक के ग्रैन्युअल्स और इस पर फिर हमने क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 को डाला। यहाँ पर हमने स्टैंड लगा दिया, इसके अंदर हमने रबर का कॉर्क भी फिट किया हुआ, ठीक है। और इस कॉर्क में हमने क्या डाली हुई है, इस कॉर्क से हम के अंदर हमने डाली हुई डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। और इस डिलीवरी ट्यूब का कनेक्शन हमने किससे किया, एक ऐसे कंटेनर से किया जिसके अंदर क्या रखी हुई है, जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कंटेनर से हमने कर दिया। इसके अंदर क्या रखा हुआ है, वाटर। यहाँ पर जिंक के ग्रैन्युल्स थे। अभी इसमें आपने क्या ऐड करा दिया, आपने डाइल्यूट H2SO4 को डाला। आप कोई भी एसिड डाल सकते हैं, HNO3, डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट HCl, कुछ भी डाल सकते हैं किसी भी मेटल पर, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी कॉम्बिनेशन में रिएक्शन कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी मेटल ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं, बस आपको क्या करना है, उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाना है, उसमें से H2 गैस को लिबरेट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ZnH2SO4 है, यही तो लिया आपने, तो रिएक्शन होकर क्या बना होगा, ZnSO4, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4, और उसके साथ क्या लिबरेट होगी, H2 गैस। तो क्योंकि ये गैस के फॉर्म में होगी तो ये इस ट्यूब से बाहर आएगी और इसके अंदर आएगी, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आएगी, इसमें वाटर रखा होगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे कुछ बबल्स दिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। यदि एयर को आप वाटर के अंदर पास कराते हैं तो उसके अंदर बबल्स बनते हैं, आप इसमें बबल्स करेंगे। आपको यदि ये देखना है इस बबल्स को यदि बाहर निकालना, तो आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा ये वाटर का सॉल्यूशन है ना, इसकी जगह आप क्या ले लीजिए, सोप सॉल्यूशन ले लीजिए, सोप सॉल्यूशन, वाटर में थोड़ा सा सोप ऐड करवा दीजिए। तो जब आप सोप ऐड करवा देंगे तो ये बबल्स क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे ऐसे,
बाहर से आपको बबल्स निकलते हुए दिखेंगे गैस के। अब आप इस बबल्स के पास जब आप किसको लाएंगे, कैंडल को लाएंगे, तो कैंडल को लाने पर देखिए H2 गैस जो होती है ना, ये खुद बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है। मतलब पॉप साउंड मतलब कि इसमें ऐसा साउंड आता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस कैंडल को इस बबल्स के पास लाएंगे, तो लाने पर ये बबल क्या हो जाएगा, बर्स्ट। क्यों बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो O2 है, ये जो H2 है, ये खुद क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। ये आप इसको, आप जैसे कैंडल को लाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगी और ये बबल्स बर्स्ट हो जाएगा और ये कैंडल भी बुझ जाएगी, ठीक है। ये एक ग्रुप एक्टिविटी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए इसमें एक्सेप्शन क्या है कि आपने यदि मेटल जैसे Na लिया है, Mg लिया हुआ है, कैल्शियम लिया हुआ है, ये यदि रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल यदि आपने लिया है, तो एसिड इनके साथ विग्रसली रिएक्शन करता है। तो एसिड रिएक्ट विग्रसली विद हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विग्रसली रिएक्ट करेगा एसिड। लेकिन यदि आपने क्या लिया हुआ है, यदि आपने लिया हुआ है सपोज जैसे एल्यूमिनियम ले लिया आपने, आयरन ले लिया है, ऐसी मेटल यदि आपने ली हुई है एल्यूमिनियम, आयरन, उस कंडीशन में ये कैसे रिएक्ट करता है, ये स्लो रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करेगा, रिएक्ट तो करता है, डाइल्यूट एसिड भी इनके साथ रिएक्ट करता है लेकिन स्लोली रिएक्ट करता है। बट यदि आपने क्या लिया हुआ है, कॉपर, Au, Ag, Pp ये लिया हुआ है, तो फिर ये जो मेटल है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। देखिए इसका रीजन क्या है, इसका एक रीजन तो ये है कि ये रिएक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये वाली रिएक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपको किसके दिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन के अबव जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो मेटल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं। किसके थ्रू डिस्प्लेस हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन के थ्रू डिस्प्लेस हो जाएंगे। लेकिन जो मेटल यदि हाइड्रोजन से, देखिए ये कॉपर, Pp, Au, Ag ये सब कहाँ आते हैं, ये सब हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, मतलब हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो जबकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन का एक सॉल्ट हो गया, तो इसमें से यदि आपने यहाँ पर कॉपर को रखा होता या आपने किसको रखा होता, Au को रखा होता, तो वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल को आप उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसीलिए ये इसमें पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद एक और नोट करके लिखेगा कि जो H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। किसी भी मेटल के साथ ये जो H2CO3 है ये रिएक्ट नहीं करता है, जबकि HCl, H2SO4 और अदर एसिड्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम लिखते हैं एसिड के साथ दूसरी रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की। देखिए जैसे कार्बोनेट आप किसको बोलते हैं, CO3 2- ये कार्बोनेट का आयन होता है। तो ये आयन जब मेटल के साथ होता है, जैसे मैग्नीशियम वाला एक मेटल है, तो जैसे मैग्नीशियम के साथ है तब हम इसको क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, या किसी भी मेटल के साथ है जैसे Ca के साथ है, Na के साथ है, Cu के साथ है, तब हम इसको किसका कार्बोनेट बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट बोलेंगे। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड रिएक्ट होता है, तो रिएक्ट होने पर वो हमेशा CO2 को इवॉल्व करता है। देखिए मेटल कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 होता है, तो ये CO3 में से क्या लिबरेट हो जाती है, CO2। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ, मेटल कार्बोनेट react with acid to form
रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा इसका, प्लस CO2 इवॉल्व करेगा। ये CO2 को जो इवॉल्व करेगा वो एफरवेसेंस के साथ इवॉल्व करेगा, एफरवेसेंस, और H2O को प्रोवाइड करेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ। सपोज जैसे आपने डाला डाइल्यूट HCl, इसमें डाल दिया, तो डाइल्यूट HCl डालने पर ये इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट देगा। देखिए यहाँ से दो आयन बनेंगे Na+ एंड CO3 2- आयन, और यहाँ से बनेगा H+ एंड Cl- आयन। आपको आपके सिलेबस में जो इक्वेशंस दी हुई है वो बहुत इजी इक्वेशंस दी हुई है और आयंस बेस्ड इक्वेशन है, इसीलिए आप यदि आयंस को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगी। वैसे ही इजी हो जाएगी जैसे कि किसी को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है और यदि उसे टेबल लर्न है तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है, तो इसीलिए आपको आयन लर्न होना चाहिए, तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। मैंने चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट लेक्चर ही इसलिए मैंने आयंस का बनाया था। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, यहाँ से ये Na+ देगा, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट होकर इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस इस CO3 में से CO2 इवॉल्व हो जाएगी और इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना लेगा। यहाँ से जो एक ऑक्सीजन बचेगा और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, वाटर को बना लेगा। मैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं लिख रही, आप कर लीजिएगा। CaCO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 यदि आप इस पर डालते हैं तो देखिए इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या बनेगा, आप ट्राई करके देखिए इस इक्वेशन को। कैल्शियम, यहाँ से प्लस आयन क्या मिलेगा कैल्शियम, और यहाँ से नेगेटिव आयन क्या मिलेगा SO4, तो ये क्या फॉर्म करेगा CaSO4 को फॉर्म करेगा कैल्शियम सल्फेट, और CO3 और CO2 गैस इवॉल्व होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसमें यदि मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाती हूँ, CaCO3 की, जैसे मैंने रिएक्शन करवाया डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट CaCl2 बनाएगा प्लस CO2 को इवॉल्व करेगा और H2O बनेगा। एक एक्सपेरिमेंट में देखिए, जैसे आपने यदि एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, यहाँ पर थोड़ा सा Na2CO3 लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया 0.25 Na2CO3 को लिया, ठीक है, इस पर कॉर्क लगा दिया, इसको स्टैंड में फिट कर दिया, स्टैंड से फिट कर दिया, और इससे एक डिलीवरी ट्यूब को बाहर निकाला, ठीक है, ये ग्लास की होती है डिलीवरी ट्यूब, इसको बाहर निकाला। अब ये जो 0.25 ग्राम Na2CO3 आपने लिया है, इस पर आपने डाला जैसे कोई भी एसिड डाला, जैसे डाइल्यूट H2SO4 को आपने डाला, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। इस डिलीवरी ट्यूब को आपको इसके अंदर रखना है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लाइम वाटर रखा हुआ है, लाइम वाटर रखा हुआ है, उससे इसका कनेक्शन कर देना है। देखिए क्या होता है कि आपने, ये होता है आपका क्विक लाइम, CaO आपका क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, उस पर जब आप वाटर डालते हैं तो क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है, ये है क्विक लाइम, और जब इस पर आप वाटर डाल देंगे तो CaOH टेकन ट्वाइस जो बनता है, ये आपका होता है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब इस स्लैग्ड लाइन में आपने घर पर भी देखा होगा कि स्लैग्ड लाइन कैसा दिखता है, बिल्कुल मिल्की मिल्की जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन यदि आप इसको 1 2 3 आवर्स यदि इसको अनडिस्टर्ब ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपने देखा होगा कि जो इसके थिक पार्टिकल होते हैं वो ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर बस आपको ऐसे सिर्फ वाटर दिखता है। ठीक है, तो लाइम वाटर क्या है कि यहाँ से वो जो ऊपर वाटर होता है ना, उसको जब आप बाहर निकाल देते हैं तब आप इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, और इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, CaOH टेकन ट्वाइस ही होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन, अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों की रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने पर CO2 गैस इवॉल्व होगी। एफरवेसेंस का मतलब आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा इनो को जब आप पानी में डालते हैं तो कैसे उसमें से CO2, वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, जो इनो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एफरवेसेंस के साथ उसमें से, उस इनो में से कैसे बाहर आती है ना, कुछ ऐसा झाग जैसे ऊपर की तरफ आता है, वो क्या है, वो CO2 गैस ही है।
जो कि बाहर इवॉल्व होती है। तो वैसे ही इसमें से भी क्या इवॉल्व होगी, CO2 गैस। तो आपने इसको पैक कर रखा हुआ है कॉर्क से और डिलीवरी ट्यूब लगाई है, तो CO2 गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आएगी और यहाँ आएगी। तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर जो है CaOH टेकन ट्वाइस, इस पर क्या आई, CO2 आई। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये रिएक्ट करके CaCO3 फॉर्म करते हैं। इसके इस कारण सॉल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अगेन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका मिल्की हो जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। ये पहले कैसा दिख रहा था, बिल्कुल वाटर जैसे दिख रहा था, फिर बाद में आपने इसमें CO2 पास करवाया तो ये क्या हो गया, मिल्की दिखने लगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने एक्सेस में थोड़ी CO2 पास करवाई, ठीक है, लेकिन यदि आपने एक्सेस में इसी सॉल्यूशन में, एक्सेस में इसी लाइम वाटर में एक्सेस में CO2 को पास करवाया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले तो जो CO2 आती है उससे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यहाँ पर जितना भी लाइम वाटर रखा हुआ है, अभी आपने इतनी CO2 पास कराई कि पूरा की पूरा CaCO3 में कन्वर्ट हो गया। आप और एक्सेस में करा रहे, तो वो CaCO3 इस CO2 के साथ रिएक्ट होगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो वापस से क्या हो जाएगा, डिसअपियर। जो मिल्की सॉल्यूशन था वो वापस से डिसअपियर हो जाएगा और फिर से वो ऐसे ही दिखने लगेगा, कैसा, वाटर जैसा। लेकिन अभी उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। इसीलिए आपको कैसा दिखेगा, वो उसके अंदर ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो वाटर जैसा ही दिखेगा, बिल्कुल लाइम वाटर जैसा, वाटर जैसा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने रिएक्शन देखी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसमें देखिए जो जितने भी कार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जितने भी कार्बोनेट के सॉल्ट होते हैं, मतलब कि मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, वो कार्बोनिक एसिड से फॉर्म होते हैं, मतलब कि H2CO3 से वो फॉर्म होते हैं। देखिए H2CO3 से कैसे फॉर्म हो रहे हैं, H2CO3 की रिएक्शन यदि आप किससे करवा देते हैं, किसी बेस से करवाते हैं। सपोज जैसे आपने NaOH की रिएक्शन को करवाया, ठीक है, इस H2CO3 के NaOH से रिएक्शन करवाया, तो देखिए आयन एक्सचेंज होंगे, रिएक्शन होगी, ये कार्बोनेट जो है वो इस OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर ये क्या बना लेगा, ये जो इसका कार्बोनेट CO3 2- आयन है वो इसके Na+ के साथ रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने पर क्या बना लेगा, Na2CO3 को ये फॉर्म कर लेगा। तो ये मेटल कार्बोनेट है और ये किससे बना है, कार्बोनिक एसिड से बना है। तो बस वही है, मेटल कार्बोनेट are salt of कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स। फिर इसके बाद बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का दूसरा कंपाउंड है। जैसे आपने मेटल बाइकार्बोनेट या इसी को बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड से करवाया तो ये क्या फॉर्म करेंगे, तो ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्ट प्लस CO2 और H2O को फॉर्म करते हैं। देखिए कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3 2- आयन कार्बोनेट होते हैं और HCO3- आयन जो होता है इसको आप बोलते हैं बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। देखिए इसमें एक चार्ज कम क्यों हो गया, क्योंकि एक H+ आकर जब इस कार्बोनेट पर जुड़ जाएगा तो उसका एक माइनस आयन कम हो जाएगा। एक H+ जब इस कार्बोनेट पर आकर जुड़ जाएगा तो उसका एक माइनस आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इस पर सिंगल माइनस आयन का क्या होता है, चार्ज होता है। तो आप किसी भी मेटल कार्बोनेट का, मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लीजिए, उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा और उसमें से भी वैसे ही CO2 गैस इवॉल्व होगी। जैसे मैंने अभी इनो का बताया था, क्या होता है NaHCO3, ठीक है, इस पर आपने रिएक्शन करवाई किसी एसिड की, जैसे आपने H2SO4 की रिएक्शन करवाई डाइल्यूट, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या बनेगा, Na2SO4
यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी प्लस वाटर बनेगा इसमें से, जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो वाटर को बना लेगा। ऐसे ही कैल्शियम के लिए भी हम लिख सकते हैं CaHCO3 टेकन ट्वाइस। देखिए इतने सारे फॉर्मूले हैं और बहुत रिएक्शन दी हुई है आपको। मैं अगेन बोलूंगी कि आप आयन को लर्न कर लीजिए, फिर आपको ऐसे नहीं लर्न करना पड़ेगा कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। कैल्शियम का आपको आयन पता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको पता है, तो आप खुद ही लिख लेंगे, क्योंकि कैल्शियम बोला है, जैसे मैंने यहाँ पर इसे लिखा ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको ये वर्ड में दिया होगा और आपसे कोई कहे कि इसका फॉर्मूला लिखिए तो आप खुद लिख सकते हैं। आपको पता है कि कैल्शियम उसके आयन के फॉर्म में होगा, तो किस फॉर्म में होगा, Ca2+, और कंपाउंड में है तो Ca2+ के फॉर्म में, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 सिंगल माइनस आयन, ऐसे। तो आप इसके चार्ज को इसके फुट में लिखते हैं, इसके चार्ज को इसके फुट में लिखते हैं, तो आप खुद ही फॉर्मूला बना लेंगे। तो इसलिए आयन लर्न कर लीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्ट करेगा, इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा CaCl2 प्लस CO2 इवॉल्व होगी और H2O बनेगा। इसके बाद दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस। एसिड की नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, कोई भी एसिड है यदि वो किसी बेस के साथ रिएक्ट होता है तो ये केमिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया NaOH और इसकी रिएक्शन यदि हमने HCl से करवाई, डाइल्यूट HCl, ये भी डाइल्यूट, तो NaOH जो है वो HCl के साथ रिएक्ट होने पर इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ से Na+ बनेगा, ये इसके Cl- के साथ रिएक्ट कर रहा है। सेम चार्ज तो कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो तो रिपेल करेंगे, वो तो अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज ही क्या होते हैं, अपने बीच में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, NaCl+, यहाँ पर ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O को फॉर्म कर देते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। जैसे आपने ले लिया KOH प्लस H2SO4 लिया, तो ये क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस H2, ऐसे ये फॉर्म करेगा। तो एसिड एंड बेस react to form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए मीडियम, किसी भी सॉल्यूशन के दो मीडियम होते हैं, या तो वो एसिडिक मीडियम कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है, या तो वो बेसिक मीडियम रख सकता है, या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है, तीन ही कंडीशन हो सकती है मीडियम। तो देखिए ये ऐसे ये बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, चार्ज को कैंसिल करके और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे इसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म कर, एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में आपने 5 ml NaOH को लिया, डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन लिया, इस पर आपने फिनोल्फ्थलीन की कुछ ड्रॉप डाली, तो जब आप इसमें फिनोल्फ्थलीन की कुछ ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद बताइए फिनोल्फ्थलीन बेसिक मीडियम में कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, पिंक कलर, तो एक पिंक कलर दे दिया इसमें। फिर आपने क्या किया, जब ये पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, इसके बाद इस पिंक कलर आने के बाद आपने इसमें डाइल्यूट HCl को मिक्स किया इसके अंदर, तो ये पिंक कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन यहाँ पर हो गई है इन दोनों के बीच। ठीक है, अब मीडियम आपका क्या नहीं है, बेसिक नहीं है अब आपका मीडियम, अब वहां पर सॉल्ट फॉर्म हो चुका है, इसीलिए जैसे आप डाइल्यूट HCl डालेंगे तो आपका वो जो कलर था, कलर क्या हो जाएगा, डिसअपेयर, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस।
फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, अगेन आप इसमें अभी तो न्यूट्रल है, फिर से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डाइल्यूट NaOH डाल दिया, कलरलेस सोल्यूशन, तो वापस से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अभी आपका सोल्यूशन क्या हो गया, पिंक, अभी उसमें NaOH ज्यादा हो गया, पहले जितना NaOH था उसके साथ HCl ने रिएक्ट कर लिया और सॉल्ट फॉर्म कर दिया, लेकिन बाद में आपने क्या कर दिया, उस मीडियम को बेसिक बना दिया, उसमें और डाइल्यूट NaOH ऐड कर दिया, तो सोल्यूशन बेसिक हो गया, तो बेसिक होने पर फिर से उसके अंदर फिनोक्सिलीन तो है, तो वो किस कलर को प्रोड्यूस कर देगा, पिंक कलर को प्रोड्यूस कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, acid react with metallic oxide, तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड, जैसे आपने ले लिया MgO ले लिया, ठीक है, इसके साथ यदि आप किसी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, जैसे आपने ले लिया डाइल्यूट HCl, आपने ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने करनी, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म करता है, इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म करेगा, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, Mg2+ बनेगा और O2- बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, H+ बनेगा और Cl- बनेगा, तो Mg और Cl मिलकर क्या बना लेंगे, MgCl2 प्लस ये O और ये H मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर को, तो देखिए इस रिएक्शन में जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर को ये फॉर्म कर रहा है। जैसे आपने ले लिया CuO लिया, इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से करवाई, तो इसने फॉर्म किया, क्या फॉर्म करेगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 को फॉर्म करेगा, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर किसको बना लेंगे, H2O, वाटर को बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बना। जैसे आपने लिया PbO, इसकी रिएक्शन आपने HNO3 से करवाई, तो ये लेड ऑक्साइड है, इससे क्या बन जाएगा, लेड नाइट्रेट, ये प्लस के फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये माइनस के फॉर्म में होगा, तो PbNO3 टेकन ट्वाइस, ये बन जाएगा। ये आपने पढ़ा भी है थर्मल डिकम्पोजिशन में, इसको हमने डिकम्पोज करवाया था हीट पे, ठीक है, ये वहां पर एग्जांपल हमने इसका लिया था, लेड नाइट्रेट, और इसके साथ क्या बन जाएगा, H2O। जैसे आपने लिया CuO, इसकी रिएक्शन आपने करवाई HCl से, तो ये फॉर्म होगा CuCl2 प्लस H2O फॉर्म। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड को लिया, इसके सॉल्यूशन को लिया, कॉपर ऑक्साइड के सॉल्यूशन या कॉपर ऑक्साइड सॉलिड भी, पर ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो आपने क्या लिया, CuO लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर आपने क्या डाला, कॉपर ऑक्साइड डाला, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड डालने पर आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है किस कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का, फिर आपने डाइल्यूट HCl डाला, तो इन दोनों की रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म होगा, CuCl2, तो पहले ये सॉल्यूशन ब्लैक कलर का था, फिर आपने उसमें क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाला, तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। सपोज जैसे यदि आपने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ही लिया होता है, इसका ब्लैक कलर था, और यदि आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला होता तो रिएक्शन ये वाली परफॉर्म होती, तब वहां पर कॉपर सल्फेट फॉर्म होता, तो ये ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, तो ये सॉल्यूशन आपका फिर किस कलर का हो जाता, ब्लू कलर का सॉल्यूशन वहां पर बनता। इसमें आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा था तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था, और यहाँ पर यदि मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, इसीलिए जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बेसिक इन नेचर, वो नेचर में किसके जैसे होंगे, बेस के जैसे, तभी तो एसिड के साथ रिएक्ट होने पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, तो मेटालिक ऑक्साइड नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर, मेटालिक
ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं सल्फाइड्स। नेक्स्ट यदि एसिड सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करेगा। देखिए जो 3 आयंस पढ़े थे हमने सल्फर के, एक H2 माइनस पढ़ा था, एक SO3 2 माइनस पढ़ा था और एक SO4 2 माइनस पढ़ा था। तो इसको तो हम सल्फेट बोलते हैं, इसको H2 माइनस को हम बोलते हैं सल्फाइड, ID आता है। जैसे O2 माइनस है, ठीक है, तो इसके लास्ट में ऑक्साइड, इसके लास्ट में क्या आता है ID। तो जितने भी सिंगल आइटम वाले आयंस होते हैं नॉन मेटल के, उनके लास्ट में क्या आता है ID, है ना। ये जैसे SO3 है, SO3 2 माइनस है, तो इसको क्या बोलते हैं हम सल्फाइड। तो यहाँ पर क्या पूछा है सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड। तो बायसल्फाइड के लिए क्या आता है बायसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर HSO3 माइनस आयन, इसको आप बोलते हैं बायसल्फाइड। तो इसका आपको कोई भी एक सॉल्ट ले लेना है, जैसे आपने लिया NaH, पहले हम सल्फाइड के लिए पढ़ते हैं। तो हमने लिया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जैसे मैंने लिया H2SO4, तो ये इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म करेगा। ये सोडियम है, यहाँ से क्या आयन बनेंगे Na+, यहाँ से जो ये SO3 है ये क्या लिबरेट करेगी, ये SO2 गैस को लिबरेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर SO3 में से तो SO2 गैस लिबरेट हो जाएगी और ये जो Na+ है इसके माइनस आयन के साथ यहाँ पर क्या बना लेगा, इसका सॉल्ट Na2SO4 को फॉर्म करेगा। इसमें से SO2 गैस इवॉल्व हो गई, एक हाइड्रोजन बचा, वो इस H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा H2। तो कोई भी जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और लिबरेट करते हैं किसको, SO2 गैस को। जब भी आप सल्फाइड एंड बायसल्फाइड के साथ एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, SO2 गैस लिबरेट होगी, ये गैस होती है ना। तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस SO2 प्लस H2O को फॉर्म करेगा। आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं इसका, जैसे लिया हमने CaSO3, इसकी रिएक्शन करवाई डाइल्यूट HCl, तो ये इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना लेगा CaCl2 प्लस SO2 गैस लिबरेट होगी और वाटर बनेगा। जैसे आपने किसी मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड या इसी को हम क्या बोलते हैं बायसल्फाइड, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, तो ये सेम SO2 गैस को लिबरेट करेगा, वाटर बनाएगा और इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट देगा। ये दोनों बाय प्रोडक्ट होते हैं, वैसे मुझे सॉल्ट को याद रखना था, सॉल्ट मेन प्रोडक्ट होता है। देखिए मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड का हमने एक एग्जांपल लिया, जिसे हमने लिया KHSO3, इसकी रिएक्शन करवाया हमने HNO3 से करवाया, डाइल्यूट HNO3 एसिड से करवाया। तो ये फॉर्म करेगा, यहाँ से ये K+ और यहाँ से NO3 माइनस मिलकर KNO3 को बनाएंगे, SO2 गैस, इस SO3 में से SO2 गैस लिबरेट हो जाएगी और साथ में ये हाइड्रोजन और यहाँ से जो ऑक्सीजन बच गया वो क्या बना लेगा, वाटर को बनाएगा। जैसे आपने लिया CaHCO3 ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करवाई आपने H2SO4 से, तो ये कैल्शियम सल्फेट को फॉर्म करेगा और साथ में SO2 प्लस H2 को बनाएगा। तो दोनों में आप यदि हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे या सल्फाइड लेंगे तो दोनों में क्या लिबरेट होगी, SO2 गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट फिर है सल्फाइड के लिए, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स। जैसे हमने एसिड लिया, कोई भी यदि हम एसिड लेते हैं और जब हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटल सल्फाइड से, तो वो लिबरेट करेगा H2 गैस को, वो लिबरेट करता है, सॉल्ट बनेगा इसका रिस्पेक्टिव, प्लस साथ में क्या लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट। देखिए जैसे मैंने लिया FeS,
ये आयरन सल्फाइड है, सल्फाइड मतलब H2 माइनस, और मेटल सल्फाइड मतलब एक मेटल लिया, तो FeS लिया हमने, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इसकी रिएक्शन करवाया हमने HCl से, डाइल्यूट HCl से करवाया, या हम H2SO4 ले लेते हैं, हमने H2SO4 को लिया, तो यहाँ पर ये बनेगा FeSO4, यहाँ से ये Fe और ये SO4 मिलकर FeSO4 बनाएंगे, और ये H2 और ये सल्फर मिलकर यहाँ पर क्या बना लेगी, H2S गैस को बनाएगी। जैसे हमने लिया जिंक सल्फाइड, और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने डाइल्यूट HCl से, तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2S गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली, ये सारी किसकी केमिकल रिएक्शन थी, ये एसिड की केमिकल रिएक्शन थी। इसमें देखिए यदि एसिड के साथ, एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो किसको लिबरेट करता है, H2 गैस को लिबरेट करता है। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो किसको लिबरेट करता है, CO2 प्लस वाटर भी बनाता है। ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, H2O बनाता है प्लस सॉल्ट, और मेटालिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद वो जब सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट होता है या वो बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट होता है तो वो किस गैस को लिबरेट करता है, वो SO2 गैस को लिबरेट करता है, और जब सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट होता है तो किसको लिबरेट करता है, H2S गैस को लिबरेट करता है, और सॉल्ट तो सभी में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो सेम यही फॉर्म करता है जो बेस के साथ फॉर्म करता है, इसीलिए मेटल के ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, बेस भी बोला जाता है। एसिड में हमें ये दिख रहा है कि सभी में हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई ना कोई कंपाउंड है, जैसे इसमें भी SO2 के साथ क्या बना था, H2O भी बना था, मतलब कि सभी में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब एसिड के अंदर क्या होता है, H प्लस प्रेजेंट होता है। ये रिएक्शन हमें इंडिकेट कर रही है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और देखिए कि ये जो एसिड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने यहाँ कॉर्क रख दिया, ठीक है, रबर का कॉर्क होता है, और उसके अंदर 2 आयरन नेल लिया आपने, और उस आयरन नेल को ऐसे प्रेस किया, जब आप प्रेस करेंगे तो वो ये रबर का कॉर्क होता है उसमें वो फिक्स हो जाता है, और इसका कनेक्शन आपने किससे किया, की बैटरी और बल्ब से कर दिया। ये जो 2 आयरन नेल थे मतलब 2 रॉड के जैसे रिएक्ट करेंगे, इसका कनेक्शन आपने किससे कर दिया, की बैटरी और बल्ब से कर दिया। अब इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसमें बल्ब ग्लो नहीं करता, लेकिन आपने सैंपल में क्या लिया, एक आपने लिया ग्लूकोज का सॉल्यूशन, दूसरा आपने ले लिया अल्कोहल का सॉल्यूशन, और तीसरा आपने लिया H2SO4, फोर्थ आपने लिया NaCl, और बारी बारी से आपने क्या किया, इसके अंदर डाला, पहले ग्लूकोज को डाला, फिर देखा, देखिए यदि इलेक्ट्रिसिटी इस रॉड से होती हुई इस पाथ में यदि पास हो जाएगी तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, यदि इसका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाए तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो सबसे पहले आपने ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला तो बल्ब ग्लो नहीं किया, आपने देखा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप एथिल अल्कोहल का सॉल्यूशन डाला आपने, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं किया। फिर आपने H2SO4 का सॉल्यूशन डाला, एक्वस सॉल्यूशन डाला। देखिए एक्वस, एक्वास इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक्वा, हाइड्रो, ऐसे वर्ड जो आते हैं ना उसका मतलब वाटर से होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन। तो जब आपने H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर डाला तो ये बल्ब ग्लो किया। क्यों ग्लो किया, क्योंकि एसिड जो है वो H प्लस आयन को देता है, और जब ये H प्लस आयन को देगा तो इसका रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन भी बनेगा, उसके कारण ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आयन का फ्लो होगा इस सर्किट में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है किसी वायर में, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास होती है कि उस वायर में क्या रन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है।
तो वैसे ही ये भी क्या है, चार्ज। तो जब चार्ज इसमें फ्लो करेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने HCl को डाला, तो HCl को डालने पर भी बल्ब ग्लो किया। मतलब जो एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिकली मींस एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है, आपका सर्किट कंप्लीट हो सकता है। सिट्रिक एसिड एक मैंने लिखाया था, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होते हैं। तो आपने कभी कभी एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा होगा, ऐसा दिखाते हैं यूट्यूब में कि एक आपके पास लेमन है, उस लेमन में 2 वायर डाला, या कभी साइंस एग्जीबिशन लगता था आपने देखा होगा, और उसका ऐसे ही वायर डाल के और पाथ कंप्लीट कराते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है, क्योंकि वो जो लेमन है वो एक एसिड है और एसिड कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में हम ये भी देख लेते हैं, रोल ऑफ वाटर इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड। एसिडिक कैरेक्टर, एसिड का इसका मतलब क्या है, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि जो एसिड्स होते हैं ये H+ आयन जो देते हैं, और इस H+ आयन के एक्शन के कारण, इस H+ आयन की कंसंट्रेशन के कारण जो मीडियम प्रोड्यूस्ड होता है उसको आप एसिडिक मीडियम बोलते हैं। ठीक है, और वो सारे कैरेक्टर एसिड जो रख रहा है वो किसके कारण रख रहा है, इस H+ के कारण, उसी को क्या बोलते हैं, उसका एसिडिक कैरेक्टर हम बोलते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ वाटर इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड, इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक एक्टिविटी को हम परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर NaCl लिया 4 ग्राम, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें NaCl 4 ग्राम लिया, और इसमें हमने क्या ऐड करवाया, डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करवाया। तो देखिए यदि ये NaCl इस H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पर ये Na2SO4 सॉल्ट को फॉर्म करेगा, प्लस साथ में ये क्या बनाएगा, ये HCl गैस को बनाएगा, ये H2 और ये Cl मिलकर HCl गैस को ये फॉर्म करेगा। ये रिएक्शन होगी। देखिए सॉल्ट प्लस एसिड था, ये रिएक्ट होकर क्या बनाया, सॉल्ट प्लस एसिड ही बनाया, है ना। तो यहाँ पर हमने फिर क्या किया, इसमें एक कॉर्क लगा के रखा हुआ है रबर का, और इसमें से एक डिलीवरी ट्यूब को हमने बाहर निकाला। ये एक डिलीवरी ट्यूब बाहर निकली। जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें से HCl गैस बनेगी, और वो HCl गैस इस डिलीवरी ट्यूब में से यहाँ से बाहर आएगी। तो इस ट्यूब के पास जहां से HCl गैस निकल रही है वो कलरलेस होती है। ठीक है, पर निकलता हुआ आपको दिखेगा। तो आपने इसके पास क्या लेकर आया, ब्लू लिटमस पेपर को लेकर आया, ब्लू लिटमस पेपर, इसको आपने लेकर आया। तो यदि ये HCl क्या है, एसिड है, तो ये जब एसिड है तो इस एसिड का कोड क्या होता है, ABR, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप ब्लू लिटमस पेपर को लेकर आए थे और ये HCl थी तो इसको कन्वर्ट कर देना था किसमें, रेड। लेकिन ये ड्राई था, ये जो लिटमस पेपर आपने लेकर आया वो ड्राई था, तो वो किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, रेड में नहीं, वो ब्लू ही दिखेगा। लेकिन आपने अब क्या किया, इसके बाद सेकेंड कंडीशन में आपने इस लिटमस पेपर को पानी से गीला कर दिया, वेट ब्लू लिटमस पेपर को आप इसके पास लेकर आए। जैसे ही आप लेकर आएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एसिड अपनी जितनी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं वो उसके एक्वस सॉल्यूशन में ही परफॉर्म करते हैं, मतलब अंडर वाटर ही वो परफॉर्म करते हैं। जैसे H2O है, ये जब यहाँ पर क्या हुआ होगा, जब आपने वेट लिटमस पेपर को लाया तो ये जो वाटर था, ये वाटर ने क्या किया, इस HCl गैस के साथ रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने पर ये HCl में से इसने H+ आयन दिया। ठीक है, ये H+ आयन इस वाटर के H2O के साथ रिएक्ट होगा और ये H3O+ आयन को बनाता है। इसको हम कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, और इसके साथ इसका रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इस हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन, ये H+ जो है ना, हम इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं H+, लेकिन ये ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता H+।
ये तुरंत ये सारी एक्टिविटी अपनी एक्वस सॉल्यूशन में परफॉर्म करता है। तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो तुरंत ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये H+ आयन अटैच होकर H3O के फॉर्म में रहता है। तो रिएक्शन में आप H+ लिखे, H3O+ लिखे, दोनों एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को ही डिफाइन करती हैं। इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ये दोनों एक ही, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि यदि एक टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर यदि HCl रखा हुआ है, HCl का लिक्विड सॉल्यूशन, अब यदि आप इसमें ड्राई लिटमस पेपर को लेकर जाएंगे, ब्लू ड्राई लिटमस पेपर को यदि आप लेकर जाते हैं तो हाँ उसका कलर रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो HCl गैस जो थी वो ड्राई थोड़ी ना, अभी तो वो HCl का किसमें सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन बोला ना मैंने, मतलब HCl कौन सा सॉल्यूशन है अभी इसका, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑलरेडी है, वाटर इसके अंदर है अभी, तो मतलब H+ आयन होंगे, तो वो इसीलिए इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वो एसिडिक कैरेक्टर को वो अपने शो कर देगा। इस ये जो आपने लिया लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों होता है, इस H+ आयन के कारण नहीं होता है। पर यहाँ पर जब वो ड्राई था तो उसमें तो H+ आयन बन ही नहीं रहते, इसलिए कलर चेंज ही नहीं होता। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस में आपको केमिकल प्रॉपर्टी देखना है कि बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट होता है, बेस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड और हैवी मेटल के साथ, ये चार के साथ आपको बेस की रिएक्शन। तो फर्स्ट बेस रिएक्ट विथ मेटल, देखिए बेस जो है ना ये सम मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ सम मेटल्स, या आप नोट कर लीजिएगा, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ ऑल मेटल, ये सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनके साथ रिएक्ट करता है। जैसे आपने लिया जिंक, ठीक है, इस पर आपने NaOH की रिएक्शन करवाई, तो यहां से ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है और H2 गैस को ये लिबरेट करता है। बिल्कुल ये रिएक्शन वैसे ही है जैसे एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा था तो वो भी किसको फॉर्म कर रहा था, H2 गैस को ही फॉर्म कर रहा था, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। इसको भी आप ऐसी एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप जिंक के ग्रैनुअल्स लेंगे और इस पर जब आप डाइल्यूट NaOH को डालेंगे, यहाँ पर कॉर्क लगा होगा, ठीक है, इससे डिलीवरी ट्यूब को आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ से H2 गैस आएगी, फिर इसको आप एक कंटेनर में रखेंगे, उस कंटेनर में यदि आपने सोप का सोल्यूशन रखा हुआ है तो यहाँ से बबल्स बनेंगे, फिर आप इसके पास कैंडल को लाएंगे तो कैंडल को लाने पर ये बबल्स क्या करते हैं, वास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल लास्ट एक्टिविटी जैसा ही है, बस सॉल्ट चेंज होगा, ठीक है। H2 गैस तो दोनों में लिबरेट होगी जब आप मेटल के साथ एसिड या बेस किसी को भी रिएक्ट करना है। सेकेंड रिएक्शन है कि एसिड बेस रिएक्ट विथ एसिड, ये तो वही रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हमने लास्ट में पढ़ा भी एसिड की प्रॉपर्टी में। तो इसमें क्या होता है, एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट होता है तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर को फॉर्म करता है। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है। इसकी रिएक्शन जैसे आपने किसी बेस से करवाई, NaOH से करवाई, तो ये क्या बनाएगा, ये इसका सॉल्ट बनाएगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या होगा, Na2CO3 बन जाएगा, यहाँ से Na2CO3 बनेगा और साथ में वाटर लिक्विड होता है। जैसे आपने CO2 को पास करवाया किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करवाया, अभी इसके पहले हमने पढ़ा यही सब, तो यहाँ से क्या बन जाता है, CaCO3 बनेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस H2O लिक्विड। मींस बेस जो है जब ये इसके साथ किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या फॉर्म करती है, ये सॉल्ट प्लस वाटर को फॉर्म करती है।
तो ये रिएक्शन बिल्कुल किसके जैसे है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब यहाँ पर ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड थे वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड non-metallic oxides are acidic in nature. फोर्थ हम देखते हैं हैवी मेटल सॉल्ट। बेस जब रिएक्ट करती है किसी भी हैवी मेटल के साथ, हैवी मेटल के सॉल्ट के साथ, जैसे हैवी मेटल कॉपर है, आयरन है, जिंक है, इनके जब सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो वो फॉर्म करती है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे हमने लिया कॉपर सल्फेट, हैवी मेटल है, इसका सॉल्ट लिया कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन हमने करवाया NaOH से, बेस से करवाया। तो बेस से करवाने पर ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ से इसका ये पॉजिटिव आयन और यहाँ से इसका OH माइनस नेगेटिव आयन, ये Na प्लस आयन बनाएगा, OH माइनस आयन, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, CuOH टेकन ट्वाइस बनाएंगे। और यही ये जो हैवी मेटल है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस को देगी। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, PPT बनेगा। किस कलर का होगा ये, पेल येलो कलर, पेल येलो कलर का ये PPT देगा, प्रेसिपिटेट देगा। और इसके साथ इसका क्या बन जाएगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट Na2SO4 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, या आप कोई दूसरा बेस ले लें, जैसे आप यहाँ पर ले लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, हमने NaOH बार बार लिया ना, यदि आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लें यहाँ पर NH4OH तो भी वही बनेगा। तो ये यहाँ से OH माइनस आयन देगा, यहाँ से क्या बनेगा, CuOH टेकन ट्वाइस। ये PPT होगा, किस कलर का होगा, ये पेल येलो कलर का। और इसके साथ इसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट, ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए यदि कोई सॉल्ट किसी एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो साथ में क्या बनता है, या कोई एसिड किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, एसिड प्लस सॉल्ट ही बनता है। इसके पहले अभी हमने जब NaCl की रिएक्शन करवाई थी उस पर हमने NaCl सॉल्ट था, उस पर हमने डाइल्यूट H2SO4 को डाला तो HCl गैस बाहर निकली थी, तो मतलब क्या बना, सॉल्ट प्लस एसिड। और यदि किसी बेस को जब आप सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी क्या बनेगा, बेस प्लस सॉल्ट ही बनेगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है, ये बेस था तो बेस बन गया, सॉल्ट था तो सॉल्ट। सेकेंड इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमने लिया ZnSO4, इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करवाई, तो ये यहाँ से OH माइनस आयन देगा और ये Na प्लस आयन देगा और ये Zn2 प्लस आयन देगा, ये SO4 2 माइनस आयन देगा। तो ये इसके साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, ZnOH जिंक हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका PPT बनेगा, इसका PPT होगा व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का ये PPT देगा, कर्ड लाइन, और साथ में रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा Na2SO4। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं थर्ड, जैसे हमने लिया FeCl2 लिया, इसकी रिएक्शन यदि हमने NaOH से करा तो ये Fe ये OH मिलकर क्या बनाएंगे, FeOH टेकन ट्वाइस को बनाएंगे। ये इसका जो PPT इस हैवी मेटल का क्या बनेगा, यहाँ पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा, और साथ में सॉल्ट बनेगा NaCl। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हो गई। इसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर। बेस जो है, जब आप इसको किसी भी वाटर में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, बेस जो है वाटर, आप वाटर में बिहेवियर देख रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, बेस को आपने पानी में डाला, मतलब क्या प्रिपेयर किया, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, ये भी जैसे एसिड वाटर में क्या करता है, आयंस को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही ये जो बेस है ये क्या करती है, जैसे NaOH है,
जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हैं NaOH को इन वाटर, ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, ये तुरंत आयन को प्रोड्यूस कर देता है Na+NOH-। ये दो आयंस में ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो इसी आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, करंट। मतलब यदि किसी बेस के एक्वस सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहें तो उसमें से वो पास हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्हेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि यदि आपको आयंस नहीं बनते हैं तो प्लीज आप आयंस को लर्न करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।